Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 5th of July 2022. तो गाइज आज है तारीख 5 जुलाई 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सावा लेक को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। चर्चा की जा रही है अटल इनोवेशन मिशन को सेटअप किया गया है किसके अंडर में। ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, या फिर ऑप्शन सी नीति आयोग, या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं और चलते हैं सबसे पहले और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। पहली चीज़ तो आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, मेंशन कर रखा है भारत के लिए एक बड़ी जीत। डेफिनेटली भारत के लिए एक बड़ी जीत हो सकती है अगर ये जो डील की चर्चा हो रही है वो डील हो जाती है। तो अभी क्या हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ। कल ना बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर जो हैं इस आर्टिकल को कवर करते हैं। इंडिया का खुद का एक फाइटर जेट है जिसका नाम है तेजस। तो ये जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये मलेशिया की एयरफोर्स की टॉप चॉइस के अंदर नज़र आ रहा है, और इस प्रकार का स्टेटमेंट खुद जो हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ हैं उनका कहना है। अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल से और बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ देखो क्या है ना कि मलेशिया करेंट टाइम पे कुछ फाइटर जेट्स परचेज करने की सोच रहा है। अब ये फाइटर जेट्स परचेज करने के लिए मलेशिया के पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि चाइना का JF-17 को परचेज़ कर सकता है, रशिया से कुछ फाइटर जेट्स को परचेज़ कर सकता है, USA से परचेज़ कर सकता है। लेकिन जो मलेशियन एयरफोर्स है उनकी टॉप चॉइस के अंदर करेंट टाइम पे भारत का जो ये तेजस LCA है, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से ये आर्टिकल कल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। इससे डेफिनेटली भारत को काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कि ये चाइना, रशिया, USA से क्यों नहीं परचेज़ कर रहा है। देखो मलेशिया जो है ना ये रशिया से तो करेंट टाइम पे परचेज़ ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रशिया के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, इस वजह से। चाइना से मलेशिया परचेज़ करना नहीं चाहता है। अमेरिका काफ़ी महंगा देने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको एयरक्राफ्ट अमेरिका के देखने को मिलने वाले हैं। तो ये भी कई सारे रीज़न इन आर्टिकल्स के अंदर बताए जा रहे हैं। खासकर आप लोग देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर भी ये डिटेल से मेंशन किया गया है। उसके बाद में और ये बातें बताई गई कि देखो इससे लगभग $1 बिलियन तक का फ़ायदा भारत को देखने को मिल सकता है। काफ़ी सारा अमाउंट हम लोग जनरेट कर सकते हैं, प्लस रिलेशन भी और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में आपको पता होगा फ़िलीपींस के साथ में हमने कुछ इस प्रकार की डील को किया था। अभी मलेशिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो पहले मलेशिया की लोकेशन को भी देख लेते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको मलेशिया यहाँ पर एग्जैक्टली देखने को मिल जाता है। तो मलेशिया की जो कैपिटल है कुआलालंपुर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद इधर सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको साउथ चाइना सी भी नज़र आएगा। मलेशिया के साथ में रिलेशंस पिछले कुछ टाइम पे ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये डील हो रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे बोला जा रहा है अभी डील हुई नहीं है, लेकिन मलेशिया की जो टॉप लिस्ट है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है, और पॉसिबिलिटी है कि 90% ये डील डेफिनेटली हो ही जाएगी। इस वजह से ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में था और आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए।
तो इतना तो पढ़ लिया हम लोगों ने। अब साथ ही साथ में मैं आप लोगों को कुछ और डिटेल से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इंडिया और मलेशिया के रिलेशंस करेंट टाइम पे कैसे हैं, वो भी हम लोग कवर कर लेते हैं। आपके जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। देखो, भारत ने मलेशिया के साथ में रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया था 1957 के अंदर। दोनों कंट्रीज़ के जब हम लोग इकोनॉमिक रिलेशन के बारे में चर्चा करते हैं तो दोनों ने ही मिलकर जो CECA एग्रीमेंट होता है वो साइन कर रखा है। CECA एग्रीमेंट कौन सा होता है? ये होता है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके बेसिस पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में व्यापार के ऊपर काफ़ी छूट भी मिलती है। उसके बाद में आपको पता ही होगा, मलेशिया जो है आसियान कंट्री का ही एक हिस्सा है। आसियान के अंदर आपको टोटल 10 देश देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक तो हो गया मलेशिया, बाकी 9 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं ज़रा जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो। आपको मैंने काफ़ी बार ट्रिक बता रखी है इन कंट्रीज़ के नेम याद करने की। बाकी देखो, आसियान कंट्रीज़ के साथ में भी भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर रखा है, यानी कि ये पूरे के पूरे ग्रुप के साथ में भी भारत व्यापार जो है बहुत अच्छे से करता है। उसके साथ में आप एक चीज़ और देखोगे, अगर हम लोग व्यापार की देखें तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन एक चीज़ जब आप लोग देखोगे, ये जो व्यापार है कहीं ना कहीं मलेशिया के फेवर में जाता है। मलेशिया को थोड़ा सा आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा मलेशिया की साइड बाइस्ड देखने को मिलता है। उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया मलेशिया के बीच में डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो दोनों के बीच में जॉइंट मिलिट्री अभ्यास होता है। इस अभ्यास का नाम ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है हरिमाऊ शक्ति। इस प्रकार के क्वेश्चन वनडे एग्जामिनेशन के अंदर भी बन जाते हैं, प्रीलिम्स के अंदर भी बन जाते हैं। तो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी वो इंडिया मलेशिया के इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया था। अभी बात कर रहे हैं डिफेंस रिलेशंस के बारे में। तो हरिमाऊ शक्ति नाम का जो एक अभ्यास है ये दोनों देशों के बीच में कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद में ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर दोनों कंट्रीज़ ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया था। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन से मतलब क्या है? देखो, मतलब यहाँ पर है आयुष से। आपको पता होगा इंडिया का एक पूरा का पूरा सिस्टम है आयुष सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। तो मलेशिया ने यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये अपने देश में पॉपुलराइज कर रखा है। मलेशिया की सरकार ने अपने कंट्री के अंदर इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो आयुष सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है मलेशिया के अंदर, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। इस बेसिस पर भी दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस काफ़ी मजबूत माने जाते हैं और अगर ये डील हो जाती है तो एक नया पॉइंट इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस में और ज़्यादा ऐड होने वाला है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना यार। हमारा एक टारगेट रहता है छोटा सा, आप लोग एक काम कर सकते हो, 5K प्लस लाइक्स के टारगेट को अचीव करवा सकते हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ पूरे द हिंदू न्यूज़पेपर को और अच्छे वे में आपको कवर करके दिया जाए, साथ ही साथ में सारे नोट्स प्रिपेयर करके दिया जाए। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मिल जाती है। प्लस इसी चैनल पर एक और वीडियो आता है डेली करंट अफेयर का, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब कुछ ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स जो कि द हिंदू के अंदर कवर नहीं होते हैं, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर हो गया, PIB के अंदर हो गया, उन आर्टिकल्स को उस वाले वीडियो के अंदर मैं कवर कर देता हूँ। मतलब दोनों वीडियो को फॉलो करते हुए चल रहे हो तो आपका करंट अफेयर नहीं छूटने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपको दोनों ही वीडियोज़ के अंदर प्रॉपर नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जा सकते हो। इंस्टाग्राम पे सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पाओगे। आगे चलते हैं। नाउ यहाँ पे आता है एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। अगेन इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। अभी हम लोगों ने इंडिया और मलेशिया को कवर किया था, अब थोड़ा सा हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। आखिरकार ये ऑस्ट्रेलिया क्यों है चर्चा में? तो देखो, इंडिया के जो खासकर हमारे मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी साहब, ये बातचीत करते हैं किसके साथ में? ऑस्ट्रेलिया के साथ में। प्रहलाद जोशी कौन है? ये हमारे कोल एंड माइन मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके साथ में चर्चा होती है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बोलता यह है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को काफ़ी सारे मिनरल्स प्रोवाइड करवाएगा और वो जो मिनरल्स हैं वो इंडिया को हेल्प करेगा ताकि इंडिया अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का टारगेट है उसको अचीव कर सके। भारत फोकस कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने में। तो अभी ऑस्ट्रेलिया जो ये मिनरल्स हम लोग को देगा उससे हम लोग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और तेज़ी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया रेडी है कुछ क्रिटिकल मिनरल्स को सप्लाई करने के लिए, भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोजेक्ट के अंदर मदद करने के लिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया। साथ ही साथ में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की साइड से बोला जा रहा है कि लगभग आने वाले कुछ टाइम पे
कुछ पैसा भी यहाँ पर मिलने वाला है, कुछ अमाउंट भी प्रोवाइड करवाएंगे। और साथ ही साथ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप की तरफ दोनों कंट्रीज़ आगे ग्रो करेंगी, क्योंकि इंडिया करेंट टाइम पर अभी पोल्यूशन को कम करने में लग रहा है। उसके साथ में हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर लगातार फोकस कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मदद प्रोवाइड करवाएगा। साथ ही साथ में बोला जा रहा है कि देखो, जो सोलर पैनल्स हो गए, बैटरीज़ हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, इन सभी चीज़ों के अंदर जिस भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो मिनरल्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड करवाएगा। खासकर आपको पता होगा, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ये चीज़ें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड करवाएगा। इसको लेकर चर्चा की गई है। बस इतनी सी चीज़ है, इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस तो काफ़ी बार डिस्कशन हम लोग कर ही चुके हैं, काफ़ी पीडीएफ्स में आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आपने काफ़ी बार इसके बारे में लिख भी लिया होगा, रिसेंट टाइम में काफ़ी चर्चा में था। लेकिन अभी हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे फोकस किया जा रहा है इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मार्केट की तरफ। तो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ये एम क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर मेंस के अंदर क्वेश्चन बने। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ये जो खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये काफ़ी लंबे समय से चर्चा में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला गया इंडिया का एक फ्यूचर आपको ये देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़, जब आप लोग देखते हो तो भारत 5वां लार्जेस्ट कार मार्केट है पूरे दुनिया के अंदर में। हम लोग बहुत ज़्यादा कार का प्रोडक्शन और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर कंजम्पशन यानी कि यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आने वाले टाइम पर लगभग 2030 तक भारत के अंदर लगभग 40 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिनके पास में ये व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। अब इंडिया ने क्या कर रखा है, अलग अलग एग्रीमेंट्स के अंदर एक कमिटमेंट कर रखा है, और वो एग्रीमेंट्स कौन से हैं, वो एनवायरमेंट बेस्ड हैं, यानी कि उनका फोकस ये है कि पोल्यूशन को कम किया जाए दुनिया भर में। अब जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, यहाँ पे भी भारत का गोल ये है कि हम लोग अपने यहाँ पर पोल्यूशन को कम करें। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से काफ़ी सारा पोल्यूशन प्रोड्यूस किया जाता है, काफ़ी सारा पोल्यूशन निकलता है, अगर हम लोग सीधे शब्दों में बोलें तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में एक सोल्यूशन नज़र आता है, या फिर पूरे दुनिया के पास में एक सोल्यूशन नज़र आता है। वो सोल्यूशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हम लोग डेफिनेटली काम तो कर रहे हैं। करेंट टाइम पर हम लोगों ने काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोड्यूस भी किया है। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि करेंट टाइम पर अगर हम लोग देखें तो हर 100 कार में से 2 कार जो बिक रही हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली आपको देखने को मिल रही हैं। आने वाले टाइम पर ये टारगेट हम लोग और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। इंडिया को ज़रूरत है कि हम लोग इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर एक क्रांति को लेकर आएँ, और उसके लिए हम लोग को ज़रूरत है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो देखने को मिलती हैं इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में, उन प्रॉब्लम्स को पहले टैकल किया जाए। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हम लोग धीरे धीरे काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इंडिया फेस कर रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए भारत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में एक कैंपेन को सपोर्ट किया है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल 30@30 कैंपेन। यानी कि 30@30 से आप लोग मतलब आराम से समझ सकते हो, यह है 2030 तक हम लोग को 30% जो न्यू व्हीकल की सेल है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की करवाने वाली है। मतलब कि 30% तक जो नई व्हीकल बिकेंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकेंगे, ऐसा हमारा गोल है। अभी हम लोग यहाँ पे इस गोल से काफ़ी ज़्यादा दूर देखने को मिलते हैं। फिर इसके पीछे का रीज़न भी है। देखो, करंट टाइम में क्लाइमेट चेंज की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लगातार पोल्यूशन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा ग्लासगो की जो समिट हुई थी रिसेंटली, यहाँ पे भी भारत ने कमिटमेंट ये दिया है कि हम लोग 2070 तक क्या करेंगे, पोल्यूशन को बिल्कुल नेट ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, नेट ज़ीरो कार्बन की तरफ बढ़ेंगे, और 2030 तक हम लोग पोल्यूशन को यानी कि जो कार्बन एमिशन है इसको 1 बिलियन टन से भी कम करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों की तरफ अगर हम लोग को बढ़ना है, अगर ये टारगेट्स अचीव करने हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को भी सुधारना होगा, जहाँ से पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एकमात्र सोल्यूशन देखने को मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में भी भारत के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चैलेंज है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। अब यही एक चैलेंज है। इस चैलेंज के अंदर ऑस्ट्रेलिया का भारत को एक सपोर्ट मिल सकता है इस पर्टिकुलर बातचीत से, जो कि आप लोग को करेंट टाइम पर दिख रही है। तो आप लोग इसी तरीके से जो हमारा करंट अफेयर्स होता है, करंट जो चर्चा होती है, उसको आप लोग यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करा करो। जैसे इंडिया के अंदर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी प्रॉब्लम है। हम लोग देखें तो भारत के अंदर लिथियम देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो लिथियम को इंपोर्ट करती है। और आप इमेजिन नहीं करोगे, लगभग साल 2021 में
हम लोगों ने $1 बिलियन से भी ज़्यादा का लिथियम आयन सेल्स को इंपोर्ट किया था। 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा का लिथियम आयन सेल हमने इंपोर्ट किया है। अब ये लिथियम होता क्या है? देखो, बैटरी के अंदर लिथियम डलता है। आपके फ़ोन के अंदर बैटरी होगी, उस बैटरी को जब निकाल कर देखोगे, वैसे ज़्यादातर फ़ोन के अंदर अब तो इनबिल्ट बैटरी आती है, तो वैसे के लिए वो लिथियम आयन बैटरीज देखने को मिलती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम लोग बहुत सारा लिथियम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये आपको एक कंसर्न देखने को मिलेगा, तो हमें ज़रूरत है कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम लोग कुछ अलग से एक स्टेप उठा सकें। उसके बाद में कंज्यूमर रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखो यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है साल 2018 का। साल 2018 में बात करें तो भारत के पास में सिर्फ और सिर्फ 650 चार्जिंग स्टेशंस हुआ करते थे, जहाँ पे आप लोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हो। हालांकि अभी थोड़े से बढ़ चुके हैं, लेकिन इतने नहीं हुए जितनी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के पास में है। हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के पास में 5-5 मिलियन के आसपास, यानी 50-50 लाख चार्जिंग स्टेशंस उनके कंट्रीज़ में देखने को मिल रहे हैं। बट इंडिया अभी यहाँ पर इस मामले में भी थोड़ा सा पीछे देखने को मिलेगा। तो चार्जिंग स्टेशन के अंदर काफ़ी कमी है, इसको भी सुधारना है अगर हम लोग को क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो इस चीज़ को लेकर भी हमें एक वर्क करना होगा। फिर उसके बाद में और क्या मेंशन किया जाता है? उसके बाद में मेंशन किया जाता है करेंट टाइम पे इंडिया के अंदर में देखो, जो लेबर है वो इतनी स्किल्ड लेबर नहीं है, ठीक, इतनी स्किलफुल लेबर नहीं है। प्लस इंडिया, पता है, 3 चीज़ों को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। 3 चीज़ें वो क्या क्या हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पे पता चलने वाला है। वो 3 चीज़ें हैं बैटरीज, सेमीकंडक्टर और कंट्रोलर। ये 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, बट ये 3 मेजर चीज़ें हैं। इन तीनों में यहाँ पे इंडिया बहुत प्रॉब्लम फेस करता है। इन तीनों चीज़ों की कमी इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। और पता है, यही 3 मेन चीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट्स को चलाती हैं। आप लोग देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो उसमें बैटरीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेमीकंडक्टर के बिना कोई काम ही नहीं होगा। सेमीकंडक्टर के बारे में काफ़ी बार मैंने आपको पढ़ाया है। सेमीकंडक्टर तो एक ऐसी चीज़ है, मतलब वो जो कि हर प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिलती है, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हुआ, लैपटॉप हुआ, ठीक है, हर चीज़ के अंदर सेमीकंडक्टर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इंडिया जो है इन चीज़ों के अंदर थोड़ा सा पीछे है, इसको लेकर थोड़ा सा वर्क हम लोग को करना होगा। तो ये आर्टिकल कवर हुआ। इसके साथ साथ मैंने आप लोग को इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है उसके बारे में भी बता दिया है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ हम थोड़ा सा बिजनेस सेक्शन पर कुछ आर्टिकल्स हैं उनको पहले कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अब जैसे ये वाला आर्टिकल है, ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चर्चा की जा रही है विंडफॉल टैक्स के बारे में, तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हो। हुआ क्या है, हमारी केंद्र सरकार ने अभी विंडफॉल टैक्सेस लगाए हैं। किस चीज़ के ऊपर? जो हमारे कंट्री के अंदर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं एरिया को। अब ये देखो, होता क्या है कि इंडिया करंट टाइम पे क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। क्या इंपोर्ट कर रहा है? हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं किसको? कच्चे तेल को। तो क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं बहुत सारे कंट्रीज से, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी है इंडिया के अंदर। आपको यहाँ पर कुछ कंपनीज देखने को मिलेंगी जो कि भारत के अंदर क्रूड ऑयल को निकाल कर, कच्चे तेल को निकाल कर और तेल का प्रोडक्शन कर कर उस तेल को एक्सपोर्ट करती हैं। तो इंडिया के अंदर कुछ डोमेस्टिक कंपनीज़, यानी कि इंडिया की खुद की कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि तेल को एक्सपोर्ट भी करती हैं। हालांकि भारत वैसे तेल को इंपोर्ट करता है, लेकिन कुछ कंपनीज़ हैं जो कि एक्सपोर्ट भी करती हैं। अब जब ये कुछ कंपनीज़ हैं एक्सपोर्ट कर रही हैं इंडिया से बाहर, इनको बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। अब आपको कोई फ़ायदा हो रहा है कैसे, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर देखोगे, जो पेट्रोल के दाम हैं या फिर तेल के दाम देखने को मिलेंगे वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल के क्राइसिस की वजह से ये दाम जो हैं काफ़ी इंक्रीज़ हुए। अब ये दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इन्हीं दाम को बढ़ते हुए देख आप कह सकते हो इन डोमेस्टिक कंपनीज़ को भरपूर मात्रा में फ़ायदा हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पर इन लोगों ने तेल जो बेचा है, आप कह सकते हो तेल जो भी बिक रहा है, मान लो इन्होंने जो प्रोडक्शन किया वो सपोज़ 50 रुपये में किया, लेकिन तेल इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केट में 80 रुपये का चल रहा है। तो आप कह सकते हो कि इन्होंने बहुत सारा पैसा इसी तरीके से जनरेट किया है, इसी तरीके से बहुत सारा यहाँ पर पैसा कमाया है। इनफैक्ट हमारे देश के अंदर खुद ही यहाँ पर ये लोग जो तेल दे रहे हैं, ये लोग जो तेल बेच रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल के मार्केट के हिसाब से बेच रहे हैं।
ठीक है ना। हालांकि प्रोडक्शन यहाँ पर कम में हो रहा है हमारे देश के अंदर में, लेकिन जो तेल बेचा जा रहा है हमारे कंट्री के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा रुपए में बेचा जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल के मार्केट के रेट में बेचा जा रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पर मैंने जैसा बताया जो दाम है वो अभी करंट टाइम पर बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी पर्टिकुलर चीज़ को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने क्या किया, विंडफॉल टैक्स को लगाया है। ये विंडफॉल टैक्स किन के ऊपर लगाए गए, वो इन डोमेस्टिक कंपनीज़ के ऊपर लगाए गए हैं कि आपको फ़ायदा बहुत हो रहा है तो आपसे क्या किया जाएगा, टैक्स वसूला जाएगा, आपसे यहाँ पर कुछ पैसा लिया जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे विंडफॉल टैक्स का मामला। आई होप आपने इसको क्लियर कर लिया है। तो आप लोग देख पाओगे विंडफॉल टैक्सेस इम्पोज करे गए हमारी केंद्र सरकार के थ्रू डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज़ की तरफ, और ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है ना। और इसी के चक्कर में जो हमारी ONGC कंपनी है, इसकी जो अर्निंग, इसकी कमाई है, ये बुरी तरह से हिट हुई है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारा टैक्स लगा है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। फिर उसके बाद ये बोला गया है, ये जो नया सिस्टम आपको दिख रहा है विंडफॉल टैक्स का, इससे हमारी सरकार को लगभग 1.13 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। इतना सारा पैसों की कमाई हमारी सरकार की हो सकती है, ठीक है ना। अब विंडफॉल टैक्स को अगर लिखना है, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, तो कैसे लिखना है मैं आप लोग को ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। नीचे पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जब एक कंपनी को काफ़ी सारा बेनिफिट होता है और उसको बेनिफिट नहीं होना चाहिए, मतलब वो बेनिफिट हो सकता है लेकिन वो कुछ हद से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो बेसिकली आप कह सकते हो वो कोई रीज़नेबल बेनिफिट नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, जो इसने काफ़ी सारा पैसा कमाया, फाइनेंशियल गेन कमाया है, उसी के ऊपर सरकार एक टैक्स लगा देती है। उसी को हम लोग विंडफॉल टैक्स बोलते हैं, जैसा आप लोग को ये डेफिनेशन की फॉर्म में देखने को मिलेगा। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। व्हेन अ कंपनी बेनिफिट फ्रॉम समथिंग that they are not responsible for, the financial gain that ensures is called windfall profit। यानी कि जो भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया है हद से ज़्यादा, वो विंडफॉल प्रॉफिट कहलाएगा। और उसके ऊपर जो सरकार है, गवर्नमेंट टिपिकली लेवी a one time tax over and above the normal rate of tax on such profit, that is called a windfall tax। ठीक है ना। अपने नोट्स में इन चीज़ों को ऐड कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ और, अब जितनी भी आप लोगों ने चीज़ें देखी हैं, हर एक आर्टिकल मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। आर्टिकल के नीचे आपको काफ़ी सारे नोट्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। ये सारे जो नोट्स हैं ये एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल से हटकर वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट और स्टैटिक का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि करंट को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक से रिलेट करना पड़ता है। तो ये स्टैटिक वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ये सब आपको PDF के अंदर मिल जाती है। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पर जाना और वहाँ से दीपक यादव एजुकेशन चैनल से आप लोग इस PDF को डाउनलोड करना। PDF जैसे ही आप लोग डाउनलोड करोगे वैसे ही आप लोगों को कुछ आर्टिकल्स नज़र आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ऑफिशियल न्यूज़पेपर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियल न्यूज़पेपर सेंड करना अलाउ नहीं है। आप लोग यहाँ पे अगर चाहो तो सब्सक्रिप्शन ले लिया करो, ठीक है। अगर आप लोग कहीं और से डाउनलोड कर रहे हो तो वो भी चैनल आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं डिलीट हो जाएगा, जैसे हमारा डिलीट हो गया है, आपको याद होगा। एक जो पहले वाला चैनल था वहाँ पे ऑफिशियल न्यूज़पेपर सेंड किया जाता था, इस वजह से यहाँ पर उस पर स्ट्राइक आ गई है, तो ऑफिशियल न्यूज़पेपर सेंड नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे, जैसे ही आप लोग PDF को डाउनलोड करोगे, PDF के साथ साथ एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट, ठीक है ना। तो इस ऐप के अंदर जैसे आप PDF को ओपन करोगे आपको ये वाला सिंबल दिखेगा, इस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे ये सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। इसको आप लोग एडिट वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट इकोनॉमी का आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि देखो हमारा जो ट्रेड है उसके बारे में, ट्रेड डेफिसिट हमारा कैसा रहा है। एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़े हैं 16.8% से, और इम्पोर्ट और भी तेज़ी से बढ़े हैं, यानी एक्सपोर्ट भी बढ़ा और इम्पोर्ट भी बढ़ा, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। अब ये जो डेटा है ये कब का डेटा है, ये जून का डेटा है। ऑब्वियस सी बात है, हम अब जुलाई के अंदर आए हैं तो पिछले महीने का डेटा ये कवर किया। हर महीने डेटा ये चेंज होता रहता है। तो भारत का जो आप कह सकते हो ट्रेड डेफिसिट है वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, इसको समझते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो बनेगा वो इसी प्रकार से बनता हुआ नज़र आएगा। ट्रेड डेफिसिट आपको नाम से पता चल रहा है, व्यापार के अंदर एक घाटा कह सकते हो, व्यापार के अंदर काफ़ी बड़ी कमियां देख सकते हो। होता क्या है, जब सरकार एक्सपोर्ट कम करती है और इम्पोर्ट ज़्यादा कर लेती है, यानी कि हम लोग सामान को ज़्यादा खरीदते हैं और बेचते कम हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, सामान को हम लोग जब ज़्यादा खरीदेंगे तो क्या होगा,
हमारी कंट्री से जो पैसा है वो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जाएगा। सामान खरीदा तो पेमेंट करनी होगी। एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, बाहर से पैसा आएगा, हमारे पास में रेवेन्यू जनरेशन होगा, पैसा जनरेट होगा। तो कंडीशन कौन सी अच्छी है, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हों, इंपोर्ट थोड़ा सा कम कर रहे हों। बट करेंट सिचुएशन इंडिया के अंदर क्या देखने को मिलती है कि हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, सामान बहुत सारा मंगाते हैं अपने देश के अंदर में, और एक्सपोर्ट करेंट टाइम पे कम करते हैं। तो यही यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। तो जून के टाइम का जो ट्रेड डेफिसिट है ये थोड़ा सा बढ़ चुका है। लगभग अभी हम लोग को कितना घाटा चल रहा है, तो घाटा हो रहा है हम लोग को 25.63 बिलियन डॉलर्स का, ऐसा आप लोग यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया जाता है क्या कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं 16.8% से, तो इंपोर्ट उससे भी यहाँ पे कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है 51% से, और हमारा ट्रेड डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ चुका है। आई होप आप लोग को यहाँ पर भी एक अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी इस आर्टिकल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर महीने ये डेटा आता रहता है, चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे जो टर्म है बस खाली इसको सीख लेना, क्योंकि यही जो टर्म है आपके जो रमेश सिंह है या फिर कोई दूसरी स्टैटिक बुक्स हैं इंडियन इकोनॉमी की, उसमें यही चीज़ें एग्जैक्टली मैंशनड है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ तो पहले आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। देखेंगे आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स को, क्या क्या है इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स के अंदर। लगभग 6 एडिटोरियल आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, तो बहुत डिटेल से डिस्कशन होगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एडिटोरियल ये है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर दोनों ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर करेंगे। देन उसके बाद में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर आज तीनों ही एडिटोरियल, क्योंकि अगले पेज पर भी एक एडिटोरियल आया है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। सारे काफ़ी लेंदी एडिटोरियल हैं, तो एक एक करके डिस्कशन हम लोग करते हुए चलेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको पता होगा, एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग अपने मेंस के क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, देखो आज का मेंस का क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। मतलब क्वेश्चन नहीं है, आज बेसिकली एक ऐसे का टॉपिक उठाया, एक ऐसे का टॉपिक मिला जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। टॉपिक क्या है यहाँ पर, चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक नॉट वॉट टू थिंक। ठीक है, यानी कि बच्चों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि कैसे सोचना है, ना कि क्या सोचना है। आप इसके ऊपर मतलब बहुत अच्छे से काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, अपने विचार यहाँ पे भर भर के आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। क्योंकि ऐसे है तो ऑब्वियस ही बात है, जो वर्डिंग्स हैं वो 1000 से 1200 के आसपास, 1000 से लेकर 1200 के आसपास यहाँ पे शब्द आपको लिखने होंगे। तो कोशिश करना, आप लोग 2 दिन में भी लिख सकते हो आराम से यहाँ पर, क्योंकि पहली बार लिखोगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मैं खुद पहली बार इसे दे रहा हूँ, तो आप लोग 2 दिन भी ले सकते हो आराम से लिखना। और लिखने के बाद में ये कहाँ पे सबमिट करना है, चलो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबमिट करने के लिए टेलीग्राम पर आना और अगेन सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। जैसे आप लोग टाइप करोगे आपको मेंस आंसर राइटिंग वाला चैनल मिलेगा। अगर आप लोग इसके आगे मेंस भी लिख दोगे तो आपको तुरंत ये चैनल मिल जाएगा ऊपर ही। जैसे आप लोग इस पर टैप करोगे ये चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये कल का मेंस का क्वेश्चन है, इससे पहले का मेंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये डेली बेसिस पर आपको ये मेंस का क्वेश्चन मिल जाता है। तो कल जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था तो इसको काफ़ी सारे लोगों ने लिखा है, लगभग 247 कमेंट्स आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जैसे आप लोग अपने क्वेश्चन को लिखकर तैयार कर लेते हो, इस चैनल पर जाना और चैनल पर जाने के बाद जो कमेंट लिखा है इस पर टैप करना। जैसे इस पर टैप करोगे ये एक दूसरे पेज पर ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आप लोग अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो और ये एक दूसरे के आंसर्स को लोग रिव्यू कर लेते हैं। 17-18 हज़ार लोग जुड़े पड़े हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आगे आते हैं आर्टिकल पर। तो यह है हमारा आज का सबसे पहला एडिटोरियल। तो देखो मैं आपके साथ में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो आज भी आपके साथ में इसको कवर करूँगा, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले कवर किया था, या उससे भी पहले 22 जून को पहली बार कवर किया था, उसके बाद बीच में एक दिन और कवर किया है, और उसके बाद अब ये आज चर्चा में आया है। तो मैं प्रॉपर डिस्कशन करूँगा, कुछ नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को सुनते हुए चलना। देखो एक चीज़ मैं हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ, एडिटोरियल सिर्फ पढ़ लेना या फिर समझ लेना आपको हेल्प नहीं करेगा। एडिटोरियल यहाँ पे पढ़ कर आप उसमें से कुछ की पॉइंट्स निकाल सको, कुछ अपने पास में पॉइंट्स को तैयार करके रख सको, वो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। तो मैं आपको वो सारे पॉइंट्स वगैरह प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो आप लोग को डेफिनेटली इससे भी काफ़ी सारा फ़ायदा मिलने वाला है। बात करते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन के बारे में।
तो देखो इसके अंदर बताया गया सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है, कैसे इस बैन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो कि कैसे कैसे हम लोग आगे वर्क करने वाले हैं, क्या पेनल्टीज़ क्या फ़ाइन होंगी, प्लस एनवायरनमेंट को कैसे ये डैमेज करता है, प्लस कौन कौन सी कंट्रीज़ ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया है। ये सारी चीज़ें इस पूरे के पूरे एडिटोरियल के अंदर कवर करी गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसको नोट्स की फॉर्म में डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहली चीज़ आप लोग नीचे देखना, आपको ये सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। पहली चीज़ देखो, हर एक एडिटोरियल लिखा जा रहा है तो उसके पीछे का कारण है। पहला यहाँ पर वही ढूंढा करो कि वाई इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा दिया है। 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऑलरेडी बैन हो चुकी है। अब बैन किस प्रकार का है, तो अब इसकी ना कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी, ना कोई इसको इंपोर्ट किएगा, ना इसको स्टोर करेगा, ना कोई डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सेल परचेज एवरीथिंग, सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर प्रॉपरली बैन लगा दिया गया है। अब पहली चीज़, जब आप लोग अपने आंसर राइटिंग लिखोगे तो उसमें अच्छे से मेंशन कर सकते हो कि पहली चीज़ क्या बताओगे, सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाया, आप यहाँ पे मेंशन यही नहीं करोगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक है क्या, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसी प्लास्टिक होती है कि आप लोग इसको एक बार यूज़ करते हो फिर उसके बाद थ्रो कर देते हो। एक बार यूज़ किया उसके बाद फेंक दिया, वो यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहलाती है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखोगे बोला गया कि देखो बहुत सारे आइटम्स आज के टाइम पर जो पैकेज हो रहे हैं, ज़्यादातर आइटम्स वो इन्हीं प्लास्टिक्स के अंदर पैकेज हो रहे हैं। शैम्पू की बॉटल्स हो गए, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स हो गए, पॉलीथीन बैग्स हो गए, फेस मास्क हो गए, उसके बाद कॉफ़ी के कप्स हो गए, ट्रैश बैग हो गए, फूड पैकेजिंग आइटम्स हो गए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के अंदर पैक की जा रही हैं। फिर उसके बाद मेंशन किया गया सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इन्हीं प्लास्टिक्स का हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि इसका एक सोल्यूशन लोग निकालते भी हैं। सोल्यूशन क्या है कि हम लोग बहुत सारा प्लास्टिक को क्या कर रहे हैं, ज़मीन में दफना दे रहे हैं या फिर बहुत सारी प्लास्टिक्स को जला दे रहे हैं। तो क्या वो एक सोल्यूशन है आपके हिसाब से? कतई सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर बर्न कर दोगे तो अगेन उसमें से काफ़ी सारे जो टॉक्सिक गैसेस है वो निकलती हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को डायरेक्टली डैमेज करेंगी। वैसे ही आप लोग यहाँ पर कह सकते हो, जब आप लोग ज़मीन के अंदर दफनाओगे, ज़मीन के अंदर दफनाने के अंदर बाद भी एनवायरनमेंट के अंदर वो बहुत लंबे समय तक प्लास्टिक रहती है और फिर वो टूट टूट कर माइक्रो प्लास्टिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो जो माइक्रो प्लास्टिक है वो आपके बॉडी तक पहुँचता है। कैसे? वो छोटे छोटे जो प्लास्टिक के टुकड़े हैं वो ओशन तक पहुँचेंगे। ओशन से क्या होगा, वो जो फ़िश है वो यहाँ पर उसको खाएगी और फिर बहुत सारे जो ह्यूमन्स है वो फ़िश का कंजम्पशन करते हैं, फ़िश उनके पास तक पहुँचेगी। तो माइक्रो प्लास्टिक इस प्रकार से घूमती रहती है और ये अपने आप में बहुत डिज़ास्ट्रस है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके अंदर बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये इसका एक काफ़ी बड़ा कंसर्न बताया गया, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे बोला जाता है कि इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती हैं, बहुत सारा पोल्यूशन करती हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। अब इंडिया को लेकर क्या डेटा बताया गया, देखो इंडिया को लेकर क्या डेटा बताया गया मैं आपको समझाता हूँ। हुआ क्या था, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और उस रिपोर्ट के अंदर लगभग 100 कंट्रीज़ को रखा गया था। 100 एक ऐसी कंट्रीज़ जो कि यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन के अंदर सबसे आगे हैं। तो इन 100 देशों के अंदर में भारत की रैंक आई है 94 नंबर पर है भारत, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन होता है। और इन्हीं 100 में से टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो टॉप 3 के अंदर सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ओमान जैसे देश आपको देखने को मिल जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि क्यों सिंगल यूज़ प्लास्टिक ही क्यों इसको बैन कर रहे हैं, कोई कारण बताओ। तो इसके पीछे के कोई कारण नहीं, कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया है कि एनवायरनमेंट में ये प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक पड़ी रह जाती है। आप लोग इस वाले पिक्चर को देख सकते हो, ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो है ये प्लास्टिक की बॉटल है। पता, प्लास्टिक की बॉटल आप लोगों ने फेंक दी तो ये 450 साल तक ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर पड़ी रहेगी। प्लास्टिक का बैग जो है 20 साल तक एनवायरनमेंट में पड़ा रहेगा। सिगरेट के फिल्टर्स 10 साल तक पड़े रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रॉ फोम, ये मतलब आप कह सकते हो ज़िंदगी भर पड़ा रहेगा। उसके बाद में प्लास्टिक की कटलरी हो गई, 100+ ईयर्स तक ये ऐसी एनवायरनमेंट पड़ी रहेगी। प्लास्टिक के जो यहाँ पे स्ट्रॉज होते हैं, पाइप होते हैं, वो 200 साल तक जीवित रहेंगे। कॉफ़ी के कप 30 साल तक। ये एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे ही पड़ा रहने वाला है। तो आप लोग समझ सकते हो कि अपने आप में काफ़ी हद तक डिज़ास्टर्स है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर पड़ा क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स जो है ये छोड़ता रहेगा एनवायरनमेंट में। इसी वजह से ये काफ़ी हद तक खतरनाक माना जाता है।
तो यह है कारण जिसकी वजह से हमें इसको बैन करना चाहिए। दूसरा कारण मैंने आपको बताया, माइक्रो प्लास्टिक में टूट जाता है और माइक्रो प्लास्टिक जो है डायरेक्टली इंसान के पास तक पहुंचता है, तो इस वजह से भी इसको बैन करना चाहिए। तीसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद तीसरा यहाँ पर यह बोला जाता है कि देखो करंट टाइम पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक में ही ज़्यादातर चीज़ें पैक की जा रही हैं, जैसे टूथपेस्ट से लेकर फ्रोज़न फूड तक यहाँ पर इसी के अंदर पैक किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे। बाकी अभी मेंशन किया जाता है कि इस बैन को कैसे लागू किया जाएगा, कैसे इसको इन्फोर्स करने वाले हम लोग। देखो ये जो बैन लगाया गया है, इस पूरे प्रॉपरली इस बैन को मॉनिटर किया जाएगा सीपीसीबी के थ्रू, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नाम से पता चला ये हमारी केंद्र सरकार की बॉडी है। उसी प्रकार से एक बॉडी आती है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये हमारी स्टेट की बॉडी होती है राज्य सरकार के पास में। तो ये दोनों मिलकर ही यहाँ पर इस बैन को पूरी तरह से मॉनिटर करने वाले हैं। फिर उसके बाद में मेंशन किया गया कि मान लो कोई व्यक्ति फिर भी इसका उल्लंघन करता है, फिर भी प्लास्टिक का यूज़ करता है, उसको बनाता है या स्टोर करता है, तो कोई सज़ा वगैरह है क्या? बिल्कुल, उसके ऊपर काफ़ी सारी पेनल्टी चार्ज की जाएगी। पेनल्टी यह है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत उसको यहाँ पे सज़ा दी जा सकती है, जेल में डाला जा सकता है 5 साल तक, और साथ साथ पेनल्टी भी चार्ज की जा सकती है 1 लाख रुपए की, या फिर जेल और पेनल्टी दोनों ही यहाँ पर, जेल और फाइन दोनों ही यहाँ पर उसके ऊपर चार्ज किया जा सकता है। ठीक है ना, ये यहाँ पर कुछ बैन का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए कुछ प्रोविजंस हैं। बाकी क्वेश्चन ये है कि बाकी की जो कंट्रीज़ हैं वो कैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक से डील कर रही हैं। तो अगर आप लोग देखोगे जुलाई 2019 तक, अभी हम लोग 2022 में, लेकिन जुलाई 2019 तक मेंशन किया जाता है 68 कंट्रीज़ ने प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया है। अब इसमें कौन कौन से देश आपको देखने को मिलते हैं? सबसे पहला देश आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश पहला देश बना था जिसने प्लास्टिक बैग को 2002 में बैन कर दिया था। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड यहाँ पे एक लेटेस्ट कंट्री बना जिसने 2019 में जुलाई में इस प्लास्टिक बैग को बैन किया। फिर चाइना ने 2020 में, फिर अमेरिका के भी 8 स्टेट्स ने, क्योंकि यूएस के अंदर आपको 50 स्टेट्स देखने को मिलते हैं। यह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अलग अलग स्टेट से मिलकर ये बना हुआ है। तो इसके लगभग 8 स्टेट्स ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया है, ऐसा भी आप लोग देख पाओगे। अब फाइनली यहाँ पर इंडिया ने भी इसके ऊपर बैन लगा दिया है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी काफ़ी अच्छे से मिल चुकी है। जो भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो सब आप लोग नोट डाउन कर लेना। आगे आते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इंडिया को ज़रूरत है अपने यहाँ पर न्यूट्रिशन को लेकर थोड़ा सा काम करने की, क्योंकि न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। इस आर्टिकल को लिखा गया है शीला सिविर के थ्रू, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब ये कौन है, इनके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। एक पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं ये, और इन्होंने यहाँ पर इसी वजह से न्यूट्रिशन का एक टॉपिक उठाया है। अब देखो इस आर्टिकल को वैसे आप लोग कैसे रिलेट कर सकते हो, जीएस पेपर 2 हेल्थ से आप लोग इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को रिलेट कर सकते हो। अब एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। देखो आपको पता है ये चीज़ तो कि इंडिया के अंदर सबसे पहली बात न्यूट्रिशन की काफ़ी बड़ी कमी है। अब ऑथर ने आर्टिकल को स्टार्ट किया है कैसे कि भारत देखो 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन कर रहा है। 75वीं एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं आज़ादी की, और डेफिनेटली मनानी भी चाहिए, हमें प्राउड भी होना चाहिए। हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में बहुत कुछ उखाड़ा है, बहुत कुछ किया है। उखाड़ा वर्ड जो है सही नहीं रहेगा, सॉरी। तो बहुत कुछ किया है आप लोग कह सकते हो, जैसे कि हम लोग बोलें साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इन सब कैटेगरीज़ के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ किया। और उसके बाद में आप कह सकते हो नॉलेज के बेसिस पर हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर साइंस, टेक, मेडिसिन के मामले में इन 75 सालों में, जब से देश आज़ाद हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ हम लोगों ने देखी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चिंता वाली बात भी है, सबसे बड़ी चिंता वाली बात जो कि 70 साल बाद भी रह गई है, वो यह है पब्लिक हेल्थ इश्यूज़। हम लोग हेल्थ इश्यूज़ को अभी तक टैकल नहीं कर पाए। आई होप आप लोग को ये पूरा का पूरा आर्टिकल दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो भी कोई टेंशन मत लेना यार, टेंशन बिल्कुल मत लो। पीडीएफ के अंदर आपको ये प्रोवाइड करवा दिया जाता है। मैं बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको सारी चीज़ें पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। मतलब आज़ादी के 70-75 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो अभी भी पब्लिक हेल्थ इशू है, जैसे कि चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, यानी बच्चों के अंदर कुपोषण होना, बच्चे की उम्र के हिसाब से उसका वज़न कम होना, बच्चे की उम्र के हिसाब से उसकी हाइट कम होना, क्योंकि उसको एक अच्छा पोषण भरपूर खाना नहीं मिला है। या फिर आप देखोगे इंडिया के अंदर एनीमिया की सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा है। हर दूसरी वेमेन एनीमिया से सफ़र कर रही है। एनीमिया मतलब उनके बॉडी के अंदर ब्लड बहुत कम है, आयरन की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी।
तो ये यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो जो बड़े लोग हैं वो अगर मतलब कि आप कह सकते हो उम्र में जो बड़े लोग हैं, जो एडल्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो भी यहाँ पे कुपोषण से सफ़र कर रहे हैं। और कुपोषण के साथ साथ यहाँ पे उनके अंदर, उनके बॉडी में बहुत सारी और बीमारियाँ डेवलप हो रही हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और थकावट जैसी बीमारियाँ भी लगातार बढ़ती भी जा रही हैं, ये बताया गया। तो ये तो गई प्रॉब्लम। अब ऑथर ने बोला यहाँ पर एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ यहाँ पर यह है कि सरकार ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए। सरकार ने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को बहुत तगड़ी तरीके से पुशअप किया है कि हम लोग अच्छे से पोषण दे सकें लोगों को। या फिर आप कह सकते हो सरकार का पोषण अभियान, ये तो आपको पता ही है, पोषण अभियान चलाया गया। पोषण अभियान का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग कुपोषण को कम कर सकें वेमेन, चिल्ड्रन और एडोलेसेंट गर्ल्स के अंदर में। तो ये यहाँ पर एक थोड़ी सी गुड न्यूज़ देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये बेसिकली एक नोडल मिनिस्ट्री है जो कि क्या इम्प्लीमेंट करती है, ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को लागू करती है। तो ये भी काम कर रही है कि हमारे देश में माल न्यूट्रिशन की कंडीशन थोड़ी सी कम हो जाए। फिर उसके बाद में एक और स्टेप उठाया है, वो है पोषण अभियान, जिसको हम लोग अभी करंट टाइम पर पोषण 2.0 के नाम से जानते हैं। इसका भी एक मेजर फोकस है। मेजर फोकस क्या है कि बच्चों को एक एसेंशियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाए, उसके साथ में यहाँ पर उनको खासकर जो चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाए जाएँ, वेमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जाए, साफ़ पानी लोगों को मिले, एक अच्छा खाना मिले। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भारत सरकार फोकस कर रही है। तो यहाँ पे ऑथर ने पहली तो प्रॉब्लम मेंशन करी, प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया। गुड न्यूज़ क्या है कि सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि इस कुपोषण को कम करने में लगे पड़े हैं। लेकिन फिर ऑथर यहाँ पर एक डेटा देती हैं NFHS का, तो यह है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आता है हर साल। हमने देखा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, ये 4 वाला डेटा आया था 2015-16 के बीच में। फिर अभी यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की बात की जाती है, 2019-20-21 का डेटा है। तो ऑथर ने दोनों ही डेटा को कंपेयर किया है। यहाँ पे ये बोला कि पिछले 4 से 5 साल में अगर हम लोग देखें तो डेफिनेटली भारत के अंदर काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। वेमेन के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि हम लोग इसी डेटा के अंदर सारी चीज़ें रखते हैं। तो डेटा को कंपेयर किया तो 2015-16 में हमने ये देखा था, जो वेमेन हैं, कुछ वेमेन जिनके पास में सेविंग बैंक अकाउंट है, उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th वाला डेटा है, लेटेस्ट वाला डेटा है, वो ये बताता है कि ऐसी विमेन जिनके पास में बैंक अकाउंट है वो विमेन बढ़ चुकी हैं। पहले 63% हुआ करती थी, अब वो 78.6% हो चुकी हैं। उसके बाद में वेमेन, मतलब आप कह सकते हो बहुत सारी वेमेन ऐसी हैं जिनके पास में मोबाइल फ़ोन्स हुआ करते थे, वो भी बढ़ चुकी हैं। पहले 45.9% हुआ करती थी, अब 54% हो चुकी हैं। फिर उसके बाद में पहले बाल विवाह बहुत हुआ करता था, 18 साल से कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। तो इस चीज़ के अंदर भी रिडक्शन देखने को मिला, ये भी थोड़ा सा कम हुआ है। ये कितना कम हुआ है? थोड़ा सा कम हुआ है। ये पहले 26.8% के आसपास जो मैरिज हुआ करती थी, वो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी, बट अभी करंट टाइम पे ये 23% हो चुका है, ये भी थोड़ा सा कम हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो स्कूलिंग की बात करें तो स्कूलिंग के अंदर भी वेमेन बढ़ चुकी हैं। पहले यहाँ पर ये डेटा बहुत कम हुआ करता था, करंट टाइम पे 41% तक पहुँच चुका है। तो वेमेन अभी आज के टाइम पर थोड़ा सा लंबे समय तक एजुकेशन ले पा रही हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर वेमेन के अंदर एक डेवलपमेंट देखने को मिला है, ऑथर ये भी मेंशन करती हैं। बट अगेन वही बात, इसमें अलार्मिंग वाली सिचुएशन, यानी कि जो कंसर्न वाली, चिंता वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पर वेमेन को ज़्यादा बुरी तरह से सफ़र करवा रही है, वो है न्यूट्रिशन। उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बाकी में काफ़ी सारी चीज़ों में प्रोग्रेस किया, लेकिन न्यूट्रिशन के वे में अभी भी हम लोगों को बहुत कुछ करना ज़रूरी है। और हमें ज़रूरी है कि हम लोग खासकर जो मतलब माँ है, ठीक है, जो बच्चे को जन्म दे रही है, उसके लिए हम लोग कुछ न्यूट्रिशन पॉलिसी को लेकर आएँ। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चे को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, उसको लेकर भी आप कह सकते हो बहुत सारा कंसर्न देखने को मिलता है। लोगों के पास में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास में बिल्कुल भी जागरूकता इसको लेकर है ही नहीं। यहाँ पे ऑथर मेंशन करती हैं कि बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब बच्चों का जन्म हुआ तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बच्चे को सिर्फ मतलब आप कह सकते हो दूध पिलाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे बच्चे को वो दूध भी नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन बनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि एक मैटरनल न्यूट्रिशन पॉलिसी को लेकर आना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे पॉलिसी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी माँ की, खासकर जो प्रेग्नेंट वीमेंस आपको देखने को मिलेंगी उनकी। हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग सिस्टमेटिकली इस पूरे के पूरे स्टेटस को
रिव्यू करें कि भाई सिचुएशन क्या है, क्योंकि वेमेन के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है लेकिन अभी भी प्रॉब्लम एक है, वो है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है और इसके ऊपर थोड़े से कदम उठाने की ज़रूरत है और ख़ासकर आप लोग को यहाँ पर स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत है प्रेग्नेंट वेमेंस के ऊपर में। मतलब सभी वेमेंस के ऊपर फोकस करना है लेकिन एक स्पेशल फोकस यहाँ पे प्रेग्नेंट वेमेन के ऊपर भी करना है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी काफ़ी बुरी तरह से सफ़र कर रही हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। तो ये सारी बातें इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर ऑथर ने मेंशन करी हैं। चलो आगे आते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा ये वाला। ये बात करता है नीड फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी। ये बेसिकली स्पेस डेब्रिस के बारे में चर्चा करता है, यानी कि जो अंतरिक्ष का कचरा होता है उसके बारे में। काफ़ी बार मैंने आपको अंतरिक्ष के कचरे के बारे में बता रखा है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेंशन किया है कि जो स्पेस डेब्रिस है वो कहीं ना कहीं हमारे स्पेस के लिए खतरा है, हमारे आउटर स्पेस की सस्टेनेबिलिटी के लिए यहाँ पर काफ़ी अगेंस्ट में देखने को मिलता है। तो स्पेस डेब्रिस को लेकर कौन कौन क्या कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इंडिया से, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा इंडिया से। तो मैं आपको बिल्कुल स्पेशल फोकस देकर बताऊँगा इंडिया क्या क्या स्टेप उठा रहा है, इंडिया का प्रोजेक्ट नेत्रा क्या है, कैसे हम लोग यहाँ पर स्पेस डेब्रिस को टैकल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर मेंशन की गई हैं। एक एक करके हम लोग समझते हैं। नाउ आप लोग यहाँ पर ये वाला पिक्चर देख पा रहे होंगे। ये पिक्चर है 1957 का, ये है 1992 का, ये 2015 का। ये क्या हो रहा है, अर्थ के ऊपर क्या है, ये अर्थ के ऊपर कचरा है। आप देख पाओगे 1957 में कचरा बहुत कम था, 1992 में बहुत बढ़ गया, 2015 में बढ़ चुका है, 2022 में सिचुएशन और ख़राब है। ठीक है ना। ये कचरा आखिरकार किस चीज़ का है, ये है बेसिकली अंतरिक्ष का कचरा। अब ये अंतरिक्ष में इतना सारा कचरा इकट्ठा कैसे हुआ, इसको समझाता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ, इसको हम लोग स्पेस डेब्रिस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये सिचुएशन है, 2030 तक हालात ऐसे हो सकते हैं। ये बेसिकली नासा ने इस फोटो को रिलीज़ किया था। अब आप लोग कहोगे ऐसा कैसे हुआ। देखो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अपने मिशंस को लॉन्च करते हैं और आज के टाइम पे तो देखो बहुत सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना इतना आसान हो चुका है कि बहुत सारे देश लगातार ढेर सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब भी हम लोग किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उस सैटेलाइट की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, यानी कि वो कुछ समय तक रहेगी, फिर उसका उसकी लाइफ पीरियड ख़त्म हो जाएगा। 8 साल, 10 साल, ठीक है, 15 साल। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो आसमान में, वो सॉरी अंतरिक्ष में तैरता रहेगा, स्पेस के अंदर कूड़ा बनकर, स्पेस डेब्रिस बनकर। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बड़े बड़े मिशंस भेजे गए हैं, उनका लाइफ पीरियड जैसे ख़त्म हो गया, वो यहाँ पर कचरा बन के घूम रहा है। और अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, मान लो एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है। अब सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए क्या लगता है, मान लो आप कह सकते हो कि लॉन्च व्हीकल लगा। लॉन्च व्हीकल में हम लोगों ने रॉकेट का इस्तेमाल किया। अब वो जो रॉकेट है वो एक सैटेलाइट को लेकर गया अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में लेकर गया। उसने क्या किया, सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया और लॉन्च करने के बाद में वो जो रॉकेट है वो वापस से आता है क्या, अभी तक तो नहीं आता है। अभी हम लोग भले ही रीयूजेबल रॉकेट के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन अभी के टाइम पे नहीं आता है। तो क्या होगा, वो जो रॉकेट है बेसिकली वो ऊपर ही यहाँ पर आप कह सकते हो कूड़ा बनकर, स्पेस डेब्रिस बनकर तैरता रह जाएगा। तो इस प्रकार से लगातार आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो कूड़ा है वो बढ़ चुका है हमारे अंतरिक्ष के अंदर। और इसी को देखते हुए भारत ने एक स्टेप उठाया है और वो है नेत्रा प्रोजेक्ट। तो ये नेत्रा प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। इसरो का ये प्रोजेक्ट है जो कि भारत के बहुत सारे मतलब मिशन को बचा सकता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये जो कचरा है ये कहीं ना कहीं हमारे मिशन के लिए भी काफ़ी बड़ा खतरा देखने को मिलता है। ठीक है ना, कचरा काफ़ी बड़ा खतरा है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की जाती है कि जो इसरो है, इसरो बेसिकली यहाँ पर स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करने के लिए ये आप कह सकते हो मिशन को सेटअप कर रहा है। इसको मतलब द हिंदू ने डिटेल से कवर किया था। अब हम लोग इस कचरे को स्पेस डेब्रिस के नाम से जानते हैं, ये तो आप लोगों ने समझ लिया। स्पेस डेब्रिस के बाद हम लोग इसको स्पेस जंक के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से आपको एक कचरा देखने को मिलता है। हमारे पास रिसेंट डेज में साइंटिस्ट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। वो आर्टिकल ये पब्लिश किया था कि अर्थ के पास में आने वाले टाइम पर रिंग हो सकती हैं, यानी कि पृथ्वी के पास में जैसे सैटर्न के पास में इस प्रकार से रिंग है ना, वैसे अर्थ के पास में भी रिंग हो सकती है। तो आप कहोगे यार कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा कि अर्थ के पास में अगर रिंग होंगी तो, है ना। कुछ इस प्रकार से भारत के पास में ऐसे रिंग हो जाएंगी। तो आप सोचो यार काफ़ी अच्छी बात है ना, पृथ्वी अच्छी लगने लगेगी ऐसे ही। तो
लेकिन ये जिस प्रकार से आपको इस पिक्चर में खूबसूरती नज़र आ रही है, कुछ ऐसा नज़र नहीं आएगा। नज़र आपको देखने को मिलेगी कुछ ऐसी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा और भद्दा बना देगा अर्थ को। ये सिर्फ और सिर्फ कचरा रहने वाला है जो कि अर्थ के आसपास घूमेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो स्पेस जंक है उसको टैकल भी करना है, क्योंकि स्पेस जंक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो अंतरिक्ष में कचरा है, अंतरिक्ष में कचरा होने की वजह से हमारे कभी कभी जो मिशन है वो काफ़ी लेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते में कचरा आ जाता है, तो डर यह रहता है कि मिशन जो है उस कचरे से टकरा जाएगा, और अगर टकरा गया तो हमारा मिशन यानी कि मतलब इतना जो रुपया खर्चा जाता है वो यहाँ पे बर्बाद हो सकता है, ठीक है ना। इसको लेकर भी एक कंसर्न नज़र आता है। उसके बाद सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि जो एक कचरा अंतरिक्ष में तैर रहा है ये बहुत स्पीड से तैर रहा है, लगभग यहाँ पर 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको ये तैरता हुआ नज़र आएगा। तो हल्का सा भी अगर ये टकराया किसी मिशन से तो ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि उस मिशन को बर्बाद कर देगा, उस मिशन को फेल कर देगा। और इसी को देखते हुए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की जाती है, वो है कैसलर सिंड्रोम। कैसलर सिंड्रोम क्या है, ध्यान रखना। कैसलर सिंड्रोम के अंदर बोला यह जाता है कि आने वाले टाइम पर कभी भी ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जितनी भी सैटेलाइट है, जितने भी मिशन हैं हमारे अंतरिक्ष में, वो सब तबाह हो जाएं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, तो उसी को हम लोग कैसलर सिंड्रोम बोलते हैं। कैसलर सिंड्रोम के अंदर यह बोला जाता है कि आने वाले टाइम पर ऐसा हो सकता है कि सैटेलाइट जो है वो एक दूसरे टकरा टकरा कर सब कुछ विस्फोट हो जाएगा। इसको समझाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो यहाँ पे होता क्या है, इसको समझने के लिए ये समझो, एक सैटेलाइट है ये वाली, ये सारा कचरा है आपस में। अब मान लो मतलब ये सारा कचरा है, आपस में टकरा रहे हैं, कचरा कचरा बहुत तेज़ी से घूम रहा है अंतरिक्ष के अंदर। ये एक दूसरे से मान लो इन्होंने टकराया, अब जब टकराया ये छटक के दूसरी तरफ गया, ठीक है। अब ये टूटा अंदर, ये दूसरे से टकराया, दूसरा यहाँ पे फिर टूटा, तीसरे से टकराया, तीसरा चौथे से टकराया। उस प्रकार से आपस में आप कह सकते हो सब एक दूसरे से टकरा कर ख़त्म हो सकते हैं। ये बेसिकली कैसलर सिंड्रोम की थ्योरी बोलती है, या आप लोग को इसके बारे में भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये इतना खतरनाक हो सकता है स्पेस डेब्रिस। फिर उसके बाद में बोला गया इसी स्पेस डेब्रिस को टैकल करने के लिए इंडिया की साइड से एक स्टेप उठाया गया है, वो है प्रोजेक्ट नेत्रा। जो ये प्रोजेक्ट नेत्रा है ये आपको एक अर्ली वार्निंग सिस्टम देखने को मिलता है हमारे स्पेस के अंदर में। ये क्या करेगा, ये कचरे को डिटेक्ट करेगा और इससे हमारी सैटेलाइट्स को भी बचाएगा। इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, कोई भी सैटेलाइट इससे टकराती है तो अगेन मैंने जैसे बताया बहुत ज़्यादा भारी भरकम नुकसान देखने को मिल सकता है। तो नेत्रा प्रोजेक्ट क्या करेगा, इसका बेनिफिट ये है, ये बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे कचरे को ट्रैक कर सकता है। मान लो कोई छोटा सा कचरा है लगभग 10 सेंटीमीटर का, उसको भी ट्रैक कर सकता है। कोई कचरा है 2000 किलोमीटर तक का, तो उसको भी ट्रैक कर सकता है। तो अपने आप में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट यह प्रोजेक्ट होने वाला है। आई होप आप लोगों ने इसको भी काफ़ी अच्छे से और डिटेल से समझ लिया है। प्रोजेक्ट नेत्रा क्या है, स्पेस डेब्रिस क्या है, एक एक बात क्लियर कर लेना। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो आगे आते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर एडिटोरियल पर। और क्या है हमारे अगले आर्टिकल में, अगला आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये काफ़ी लेंथी सा आर्टिकल है, इसको लिखा गया है मिलिंद कुमार शर्मा साहब के थ्रू। यहाँ पे ये कौन है इनके बारे में पढ़ सकते हो, एक प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर। अब इन्होंने मेंशन किया है कि हमारी यूनिवर्सिटी विजन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब प्रॉब्लम्स को देखते हुए सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, कवर ये करना पड़ेगा कि आखिरकार ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, वाई इन न्यूज़। क्योंकि रिसेंटली क्या होता है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का अनाउंसमेंट किया जाता है। तो वो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर हमारी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, मतलब दुनिया के अंदर जो टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब की बार बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बड़े हैं, ऑथर ने बोला है कि इस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए हैं अब की बार। लेकिन पता है दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर में सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं, यानी कि केंद्र सरकार जहाँ पे फंडिंग कर रही है वही इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे टॉप किया है। खासकर भारत के जो स्पेशल इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने टॉप किया है, और जो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट है उन्होंने टॉप नहीं किया है, और उसमें कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिल रही हैं। और वो कमियां क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, वो यहाँ पे ऑथर ने मेंशन करा है, उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप लोगों को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में बताता हूँ आखिरकार ये क्या है, क्योंकि आपके पास में कुछ फैक्ट्स तैयार होने चाहिए, क्योंकि UPSC डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हुआ क्या, इसको समझो। यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु,
ये आप कह सकते हो पूरे साउथ एशिया की एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन चुका है जिसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर अपनी एक अच्छी खासी रैंक को हासिल किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या है? तो एक लंदन बेस्ड ग्लोबल हायर एजुकेशनल एनालिस्ट आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसकी फुल फॉर्म है क्वैकरली साइमन। ध्यान रखना, क्यूएस की फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये साल में एक बार आती है और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है वो इसके अंदर रखी जाती है। यानी दुनिया भर की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग को यहाँ पे रखा जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में टॉप पर है। इसका पर्पज़ यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करना और बताना कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। अब कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर 4-5 चीज़ों को देखा जाता है कि कहाँ पर रिसर्च, टीचिंग, एम्प्लॉयबिलिटी, इंटरनेशनल आउटलुक, ये सारी चीज़ जिसके अंदर भी बेहतर होगा वो ऑब्वियस ये बात है ग्रो करेगी, उसकी जो रैंकिंग है वो अच्छी होगी। जहाँ पे रिसर्च काफ़ी ज़्यादा होगा, टीचिंग काफ़ी अच्छी होगी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी होंगे या फिर इंटरनेशनल टीचर्स काफ़ी होंगे, तो फिर यहाँ पे उस कंट्री उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है ना, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये बातें मैंने आपको बताई हैं। अब देखो यहाँ पे बोला क्या जाता है कि 2023 की जो ये रिपोर्ट है, आपकी बार की रिपोर्ट, जिसके बारे में ऑथर चर्चा भी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, तो इस रिपोर्ट के अंदर जब आप लोग देखोगे तो टोटल 1418 इंस्टीट्यूशंस को कवर किया गया है। पूरे दुनिया भर की यहाँ पे 1418 टॉप इंस्टीट्यूशंस को रखा गया है। इसमें से जो हमारा IISc बेंगलुरु है, ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला साउथ एशियन यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा। इसकी जो रैंक है ये टॉप 150 के अंदर में देखने को मिल जाती है, टॉप 150 के पास में देखने को मिलती है। एग्जैक्टली इसकी रैंक 155 है। तो दुनिया भर में 155वीं रैंक यहाँ पे हासिल करी है IISc बेंगलुरु ने। फिर उसके बाद में मेंशन किया जाता है, अगर हम लोग देखें तो इनमें से यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी, तो टॉप के अंदर जब आप लोग देखोगे तो हार्वर्ड हो गया, MIT हो गया, ये टॉप की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। ठीक है ना। लेकिन इंडिया की कौन कौन सी और यूनिवर्सिटीज़ है, तो ये तो मैंने आपको IISc के बारे में बताया। IISc बेंगलुरु ने यहाँ पर 155वीं रैंक को हासिल किया है। लेकिन उसके बाद जब हम लोग IITs की बात करते हैं तो IIT गुवाहाटी की रैंक 37 है, रूड़की की 47 है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की 48 है। तो ये आप लोगों ने देखा है कि ये रैंकिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। और पूरे दुनिया भर में टॉप की 5 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी आई हैं इसके अंदर, तो टॉप 5 के अंदर MIT, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड हो गया, हार्वर्ड हो गया, ये सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। पिछले साल भी टॉप पर थी, अब की बार भी टॉप पर है। लेकिन आप देखोगे तो इंडिया की भी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आप कह सकते हो इस पर्टिकुलर रैंकिंग के अंदर आ चुकी हैं। कुछ तो हैं जिनकी रैंक 50 से भी अंदर आ चुकी है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया है। ये रैंकिंग कैसे तैयार की जाती है मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे रिसर्च काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, उसके रेपुटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट कितने हैं वहाँ पर, और एक बच्चों के ऊपर कितने टीचर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे फैकल्टी की क्वालिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप कह सकते हो, मतलब ये सारी चीज़ें मेजर करने के बाद में इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग को तैयार किया जाता है। ये मैंने आपको समझाया, क्लियर हो गया। अब इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में ऑथर मेंशन क्या करते हैं, ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो यार, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम लोग को नज़र आती हैं हमारे किसके अंदर, हमारे इस सिस्टम के अंदर में, खासकर यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर में। वो प्रॉब्लम्स क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ये मतलब HEI जो आपको दिख रहा है ना आर्टिकल में, ये है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो इसमें इनइक्वालिटी यानी कि असमानताएं बहुत देखने को मिलती हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज़ पीछे रह गई हैं। यहाँ पे बोला यह जाता है, असमानता के अंदर जब हम लोग बात करें तो जो हमारी सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि कुछ ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेंगे जहाँ पे केंद्र सरकार की साइड से पैसा आता है, वो तो अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं। और ज़्यादातर वही यूनिवर्सिटीज़, वही आपको इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेंगे इस रैंकिंग के अंदर में जिनके पास में केंद्र सरकार के पास से पैसा आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, जो कि राज्य सरकार संभालती है, जहाँ पे राज्य सरकार फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। अब बोला यह जाता है कि जहाँ पे राज्य सरकार सपोर्ट कर रही है उन यूनिवर्सिटीज़ को एक अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाया है, अच्छा खासा पैसा नहीं पे किया गया है, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि स्टेट के अंदर में आ रही हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने यहाँ पर सैलरीज भी पे नहीं कर पा रहे हैं, पेंशन्स वगैरह भी नहीं दे पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं। तो ये जो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं ना इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर में, उसमें आप लोग देख पाओगे वो ज़्यादातर सेंट्रल जो गवर्नमेंट फंड कर रही है वही यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं। ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं।
तो ये एक सबसे बड़ा गैप, ये सबसे बड़ी आप कह सकते हो इनइक्वालिटी से देखने को मिल जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस जो कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडिंग के बेसिस पर चल रहे हैं वो स्टेट वाले से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे पैसा दे रहा है वहाँ पे काफ़ी अच्छे से पैसे को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं वहाँ पर फंडिंग की काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिल रही है, प्रॉपर फंडिंग नहीं जा पा रही है। और इसी वजह से स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बीच में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फैकल्टी की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, लैबोरेटरीज़ बहुत अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लाइब्रेरीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, कंप्यूटिंग की फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। लेकिन स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो कहाँ से उनकी रैंकिंग आएगी इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर में, अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यही चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो ऑथर मेंशन करते हैं ज़रूरत है कि हम लोगों को एक अटेंशन पे करना चाहिए परफॉर्मेंस के ऊपर में, ठीक है। इंडिया को अगर इन रैंकिंग्स के अंदर बेटर होना है तो भाई आप लोग स्टेट की जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन दो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं इस इंडेक्स के अंदर में। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को भी काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। उसके बाद में आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल के अंदर आप लोग देखोगे यहाँ पे दो ऑथर्स ने मिलकर इसको लिखा हुआ है, एक है कल्याण भास्कर साहब, एक है रामा मोहन आर तुरुगा। इनके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, नीचे इनके बारे में लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। अब ये लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं ई वेस्ट के बारे में। मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। ये यहाँ पे बात करते हैं कि देखो रिसेंटली ये बात है मई के महीने की, मई के महीने की बात है ये, हाँ मई के महीने की। तो अभी जून से पहले जो मई का महीना था, इस महीने में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लाया गया है ई वेस्ट के मैनेजमेंट को लेकर। उसके अंदर कुछ दिक्कतें हैं वो यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर इसका डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या मेंशन किया जा रहा है, यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कुछ ड्राफ्ट ई वेस्ट रूल्स को यहाँ पे लाया गया है। अब वो ई वेस्ट रूल्स क्या है पहले मैं आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। तो पहली चीज़ तो यार ये ध्यान रखना, ये ई वेस्ट होता क्या है। देखो ई वेस्ट बेसिकली क्या है, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया, जो काम कर रहा है वो नहीं, ख़राब हो गया तो आप लोगों ने फेंक दिया, तो वो क्या हो गया, ई वेस्ट की कैटेगरी के अंदर आ गया। तो ये ई वेस्ट भी अपने आप में बहुत प्रॉब्लम है, मतलब जैसे प्लास्टिक है वैसे आपको ई वेस्ट भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ देखने को मिलेगी। ये भी एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको समझते हैं, ऑथर ने इस आर्टिकल को क्यों लिखा इसको भी समझते हैं। होता क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट को पब्लिक फीड के लिए रिलीज़ कर दिया कि भाई लोग अपनी राय दें इसको लेकर। और इंडिया ने यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेटअप किया था बहुत पहले भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लेकर। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लेकर 2016 में हम लोग रूल्स को लेकर आए थे, 2018 में हमने उसके अंदर चेंजेस करे थे। नाउ अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लेकर एक नए लेटेस्ट रूल्स आने वाले हैं अगस्त 2022 तक। तो अगस्त 2022 तक यहाँ पे ई वेस्ट को लेकर कुछ नए रूल्स आएंगे और ये वापस से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यानी कि जिस पे लोगों की राय मांगी गई थी, फीडबैक मांगा गया था, वो क्या है, तो इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया, इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को कवर किया गया था। यानी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैंने आपको बताया, आपका जो ख़राब लैपटॉप, लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, रिकॉर्डर, माइक्रोवेव्स, रेफ्रिजरेटर, या अगर कोई ख़राब है तो बेसिकली ये ई वेस्ट कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसी के अंदर पहली चीज़ तो ये बोली गई थी कि जो कंज्यूमर गुड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो कंपनीज़ जो भी यहाँ पर इनको बना रही हैं, उनकी जिम्मेदारी है उनको इंश्योर करना है कि ये जो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो यहाँ पे कलेक्ट करें, ठीक है ना। जो मेकर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, उनको इंश्योर करना होगा कि 60% के आसपास इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को उनको कलेक्ट करना है और रिसाइकिल करना है 2023 तक। ये इस गाइडलाइन के अंदर बोला गया है और ये आने वाले टाइम पर डेटा को बढ़ा दिया जाएगा। 2023 तक 60% तक रिसाइकिल करेंगे ये लोग, मतलब 60% तक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का जो भी यहाँ पे कचरा है उसको यहाँ पे संभाल लेंगे, उसको रिसाइकिल कर देंगे। और आने वाले टाइम पर 2024 तक इनको 80% तक रिसाइकिल करना है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। तो मतलब ई वेस्ट के कलेक्शन को लेकर यहाँ पे इस ड्राफ्ट गाइडलाइंस के अंदर मेंशन किया गया। फिर उसके बाद में ईपीआर सर्टिफिकेट के बारे में मेंशन किया गया है। अब ईपीआर सर्टिफिकेट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे बोला गया ये जो सर्टिफिकेट है ये बात करेंगे कि देखो किसने
कितनी क्वांटिटी में ई वेस्ट को कलेक्ट किया है, कितना रिसाइकिल किया है, उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, EPR सर्टिफिकेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला ये जाता है EPR का मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो भी व्यक्ति जिसने भी यहाँ पर इन ई वेस्ट को प्रोड्यूस किया है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो प्रोडक्ट ख़राब वगैरह होता है तो उसको कलेक्ट किया जाए, उसको रिसाइकिल किया जाए, ताकि एनवायरनमेंट के अंदर उसका नुकसान ना पहुँचे। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसी गाइडलाइन के अंदर कुछ पेनल्टी के बारे में भी बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति इनको फिर भी फॉलो नहीं करता है तो उनके ऊपर पेनल्टी को चार्ज किया जाएगा। कंपनीज़ जो भी अपना एनुअल टारगेट, जो भी टारगेट उनको दिया जाएगा कि भाई आपको इतने साल में इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल करना है, कलेक्ट करना है, अगर वो अपना टारगेट अचीव नहीं करती है तो उस कंपनी के ऊपर यहाँ पे फाइन्स वगैरह भी चार्ज किए जा सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। फिर उसके बाद में ये जो पूरा का पूरा ई वेस्ट का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसको लागू कौन करेगा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगेन हमारे पास सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देखने को मिलेगा। ये बेसिकली इस सारे रेगुलेशन को लागू करेगा, इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है ना। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की भी होगी। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि लोगों को थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए, लोगों को यहाँ पे जो वर्कर्स यहाँ पे जो कलेक्ट करेंगे उनकी सेफ्टी के ऊपर थोड़ा ध्यान रखा जाए। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। ये सारी बातें यहाँ पर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर बताई गई। फिर उसके बाद में ई वेस्ट को लेकर चर्चा की गई है। अब ई वेस्ट क्या है, यहाँ पे आपको पता चल चुका है। ई वेस्ट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी कि आपने यूज़ किया सामान, वो ख़राब हो गया तो आप लोगों ने फेंक दिया, वो इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट होगा। उसके बाद में यहाँ पर ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट के बारे में बता दिया है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लेकर 2016 में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आए थे, फिर 2018 के अंदर उसके अंदर अमेंडमेंट किया था। फिर एक फैक्चुअल डेटा आता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक को जो सेटअप किया गया है, वो कहाँ पे सेटअप किया गया है, वो है भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर में। ठीक है। अब ई वेस्ट जनरेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो बोला जा रहा है कि इस साल का यानी कि साल 2022 का जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का जनरेशन देखते हो तो वो लगभग 57.4 मिलियन टन्स के आसपास का है, और आने वाले टाइम पर ये और बढ़ सकता है। आप कह सकते हो जो चीन की दीवार है, उस मतलब चीन की दीवार का जितना भार है उससे भी ज़्यादा भार इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट का हो सकता है। इतना वेस्ट हम लोग जनरेट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। फिर उसके बाद में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत अगर हम लोग बात करें तो इंडिया लगभग 10 लाख टन से भी ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट कर रहा है। हम लोगों ने 10 लाख टन से भी ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट किया था साल 2019-20 में। 2017-18 में 7 लाख टन जनरेट किया था। तो आप लोग देख पाओगे कि पिछले साल के कंपैरिजन में जो नया साल आ रहा है, लगातार ई वेस्ट जो है वो बढ़ता चले जा रहा है हमारे देश के अंदर में। अब ई वेस्ट पूरे सेक्टर के अंदर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ई वेस्ट के मैनेजमेंट के अंदर ऑथर बोलते हैं कि बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात, लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर यही है कि लोग यहाँ पे खुद इस ई वेस्ट के प्रति काम नहीं कर रहे हैं। उनका सामान कुछ ख़राब हुआ तो तुरंत फेंक दिया गया। ठीक है। हालांकि इसको लेकर बहुत सारी कंट्रीज़ काम कर रही हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ने राइट टू रिपेयर लॉज को पास किया है, यानी लोगों के पास में प्रोडक्ट को रिपेयर करने की भी शक्ति है, वो अपने सामान को आराम से रिपेयर कर सकते हैं। इस प्रकार के लॉज यहाँ पे काफ़ी सारे देशों ने पास किए हैं कि आपका कुछ सामान ख़राब हुआ तो आप कंपनी से कुछ डेटा लो, कंपनी से आप लोग कुछ टेक्नोलॉजी लो और अपने प्रोडक्ट को रिपेयर कर लो या रिपेयर करवा लो। इस प्रकार के लॉज वगैरह लेकर आए गए हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, इसकी ज़्यादा चर्चा होती नहीं है। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, इस वजह से ई वेस्ट काफ़ी बढ़ रहा है। दूसरा, यहाँ पर चाइल्ड लेबर भी आपको देखने को मिल जाता है। इंडिया के अंदर में लगभग 4.5 लाख के आसपास आपको चाइल्ड लेबरर्स देखने को मिल जाते हैं, बच्चे जिनसे मजदूरी करवाई जा रही है, जिनकी उम्र 10 से 14 साल है, और ये सब ई वेस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी हद तक ख़तरनाक नज़र आती है, क्योंकि ई वेस्ट में से काफ़ी सारा पोल्यूशन भी निकलता है। उसके बाद में यहाँ पे बोला जाता है इनइफेक्टिव लेजिस्लेशन, यानी कि ई वेस्ट को लेकर ज़्यादा कोई प्रॉपर काम नहीं किया जा रहा है। हमारे पास पब्लिकली इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है। जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनकी वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। ये भी एक दिक्कत देखने को मिलती है कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि कितना ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, कोई डेटा नहीं है, तो किस हिसाब से काम करोगे। उसके बाद में कुछ हेल्थ हैज़र्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। जो ई वेस्ट है, इसके अंदर लगभग आप कह सकते हो कि 1000 से ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल्स यानी जहरीले पदार्थ देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में ई वेस्ट के प्रति कोई भी इंसेंटिव स्कीम नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी आप अगर कंपनीज़ को कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाओ कि भाई आपको ये इंसेंटिव मिलेंगे अगर आप लोग इस ई वेस्ट को नहीं जनरेट करोगे, तो
आप ई वेस्ट को ख़त्म कर दोगे तो। लेकिन अगर इंसेंटिव दोगे तो कंपनी डेफिनेटली काम करेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी इस प्रकार के इंसेंटिव प्रकार की स्कीम नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद में ई वेस्ट का इंपोर्ट और कर रहे हैं हम लोग, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ई वेस्ट सेक्टर के अंदर में। इंपोर्ट किया जा रहा है, इंपोर्ट में बात करें तो हम लोग ई वेस्ट को खासकर इंडिया, चाइना, घाना, नाइजीरिया जैसी कंट्री जो है, बहुत सारा जो ई वेस्ट है मतलब डेवलप्ड कंट्री से ई वेस्ट आता है और इंडिया के अंदर यहाँ पर वो सारा ई वेस्ट को डाल दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ई वेस्ट को लेकर देखने को मिलती है। बाकी द हिंदू का एक डेटा पॉइंट मैंने सेव करके रखा था, ये भी यहाँ पर ई वेस्ट को लेकर ही चर्चा करता है। जैसा आप लोग यहाँ पर देखोगे 2019-20 में बहुत सारा ई वेस्ट जनरेशन हुआ है, इसके अंदर मेंशन किया गया। जब हम लोग बात करते हैं कलेक्शन की, तो टॉप कंट्रीज़ कौन कौन सी देखने को मिलती हैं। जो आप लोग टॉप कंट्रीज़ को देखोगे जो कि सबसे ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट करती हैं, 2019 का डेटा था ये द हिंदू का। तो चाइना इसमें टॉप पर देखने को मिलेगा, चाइना के बाद यूएसए है और इंडिया है तीसरे नंबर पर। ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि सबसे ज़्यादा ई वेस्ट को जनरेट करते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता है ई वेस्ट बहुत खतरनाक है इंसान के लिए। कितना खतरनाक है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसको, इस वाले डेटा पॉइंट में। ई वेस्ट के अंदर बहुत सारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स जैसे कि यहाँ पर लेड हो गया, उसके बाद कैडमियम हो गया, मरकरी, निकेल, लिथियम, बैरियम, बेरिलियम, ये सारे मेटल्स पाए जाते हैं। और इनका इफेक्ट क्या पड़ता है, जैसे कि देखो लेड जो है बल्ब, टेलीविज़न, बैटरीज में पाया जाता है। कैडमियम आपके प्रिंटर के अंदर, बैटरीज, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर पाया जाता है। मरकरी जो है स्विचेस के अंदर पाई जाती है, एलसीडी स्क्रीन्स के अंदर पाई जाती है, लैंप में पाई जाती है। निकेल बैटरीज में पाया जाता है, लिथियम बैटरीज में पाया जाता है। बेरियम कैथोड रे ट्यूब लैंप में पाया जाता है। बेरिलियम कंप्यूटर, एक्सरे मशीन्स के अंदर पाया जाता है। ये कितना खतरनाक है इसको समझते हैं। देखो लेड की वजह से क्या हो सकता है, ये डायरेक्टली आपके ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, आपके हार्ट को अफेक्ट कर सकता है। कैडमियम आपकी बोन को अफेक्ट कर सकता है। मरकरी अगेन आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है। निकल एलर्जी और लिवर से संबंधित बीमारियों को बना सकता है। लिथियम की वजह से लंग्स डैमेज हो सकते हैं। बेरियम की वजह से अगेन ब्रेन से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। बेरिलियम की वजह से कैंसर और लंग डिजीज़ हो सकती हैं। तो इतना खतरनाक होता है यहाँ पर ई वेस्ट, और इसी के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, जो भी चैलेंजेस यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से समझा है। तो ई वेस्ट के बारे में आने वाले टाइम पर और भी बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है, इस वजह से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपके सारे आर्टिकल्स कवर हो गए हैं, लास्ट एक एडिटोरियल रह जाता है, इसको भी हम लोग थोड़ा जल्दी से फटाफट कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे चर्चा की जा रही है यूपीआई के बेनिफिट्स के बारे में। देखो आपको पता ही है कि आखिरकार यूपीआई क्या है, यह है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये क्यों है चर्चा में, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास में स्मार्टफोन होगा तो डेफिनेटली आप लोगों ने यूपीआई बेस्ड पेमेंट तो किया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन ये किया जाता है, जब आप लोग देखते हो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को, तो मई के महीने का डेटा है, मई के महीने में लगभग 10,41,520 करोड़ रुपीस का वर्थ ट्रांजैक्शन हुआ है इस यूपीआई की मदद से। यूपीआई क्या करता है, देखो आपने फ़ोनपे के बारे में सुना होगा, पेटीएम के बारे में सुना होगा, गूगल पे के बारे में सुना होगा, भारत पे के बारे में सुना होगा। ये सारे क्या हैं, ये सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इन सब को मतलब अगर मान लो एक पर्सन ए ये है और पर्सन बी इधर ये है, और पर्सन ए के पास में क्या है, इसके पास में फ़ोनपे है और इसके पास में गूगल पे है, तो ये दोनों आपस में पेमेंट कर सकते हैं। या फिर इसके एक के पास में गूगल पे है, एक के पास में पेटीएम है, वो भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप कहोगे सारे ऐप अलग अलग हैं तो भी साथ में ये पेमेंट कैसे कर पा रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न इनके बीच में है यूपीआई नेटवर्क, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि यहाँ पर इन सबको कनेक्ट करके रखता है और आपस में ये लोग पेमेंट कर पाते हैं। तो यह है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई सिस्टम काफ़ी सारे देशों को पसंद है। इंडिया का ये सिस्टम अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है करेंट टाइम पे। तो इसके फंक्शंस के बारे में चर्चा की जा रही है। यूपीआई को बेसिकली लॉन्च किया गया था साल 2016 में, जैसा इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा। 2016 में इसको लॉन्च किया गया। इसको ऑपरेट किया जाता है एनपीसीआई के थ्रू, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। एनपीसीआई को बनाया गया था 2009 में। एनपीसीआई बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन का ही आप कह सकते हो एक पार्ट है, तो उन्हीं का एक इनिशिएटिव है। तो ऐसे यहाँ पर यूपीआई चलता है। अब यूपीआई की बात करें तो यूपीआई बेसिकली एक इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, तुरंत आपके फ़ोन से पेमेंट हो जाती है, ये भी आपको पता है। और यूपीआई का यूज़ काफ़ी बढ़ चुका है करंट टाइम पर। अभी यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आपका जो बैंक अकाउंट है वो बेसिकली लिंक होना चाहिए, और उसके बेसिस पर आप लोग क्या कर सकते हो, ये पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पता है सबसे बड़ा फ़ायदा क्या देखने को मिलता है,
यूपीआई के अंदर में जो एमडीआर है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये यहाँ पे नहीं लगता है, बाकी सब के अंदर लगता है। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा समझते हैं। मान लो यहाँ पर एक आपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया है, एक शॉप पर गए, शॉप पर डेबिट क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया, वहाँ पे आप लोग मशीन पे वो कार्ड स्वैप करते हो तो उसमें कुछ रुपया कट जाता है, ठीक है। वो कुछ रुपया बैंक ले लेता है। जैसे यहाँ पे आपने 100 का पेमेंट किया तो 99 का पेमेंट शॉप को हो गया और 1% का या फिर 1 रुपया काट लिया बैंक ने, ये होता है एमडीआर, ठीक है। एमडीआर मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है ये। अब क्या होता है, एमडीआर कब लगता है, जब आप लोग कार्ड का इस्तेमाल करते हो। कौन सा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। हालांकि रुपए कार्ड पे नहीं लगता है, रुपए कार्ड क्योंकि इंडिया का खुद का इनिशिएटिव है। और ये जो यूपीआई प्लेटफॉर्म्स है, फ़ोनपे वगैरह हैं, जिसका इस्तेमाल करते हो तो इस पर भी यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो मर्चेंट रेट है वो नहीं लगता है, डिस्काउंट रेट नहीं लगता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है। जब आप कार्ड स्वाइप करोगे तो बैंक जो है 1 रुपया या फिर मतलब कुछ भी, मतलब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ यहाँ पे अमाउंट कट कर लेता है और फिर बाकी ज़रा पैसा यहाँ पे जो है वो शॉपकीपर को दे देता है। तो ये जो डिस्काउंट रेट है ये बेसिकली इन जो पेमेंट बेस्ड ऐप्स हैं इनके अंदर नहीं होता। यूपीआई वाले जो ऐप है इसके अंदर यहाँ पर ये पैसा नहीं कटता, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये समझ में आ चुका है। फिर उसका बाद बताया गया यूपीआई ट्रांजैक्शन अपने आप में ही काफ़ी अच्छा है। आज के टाइम पर दुनिया भर की कंट्रीज़ जो है काफ़ी, आप कह सकते हो कि इंडिया की तारीफ़ भी करती हैं। यूपीआई बेसिकली इंडिया का एक बहुत ज़्यादा मतलब ताकतवर चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि 2019 में अगर मैं आपको बताऊं तो गूगल ने रिक्वेस्ट किया था यूएस के सेंट्रल बैंक से कि बिल्कुल यूपीआई का सिस्टम, इंडिया के यूपीआई जैसा सिस्टम अमेरिका में भी होना चाहिए। तो यूपीआई यहाँ पे ऑब्वियसली डिजिटल फिनटेक में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और हम लोग कहीं पे पेमेंट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। ये यूपीआई के ढेर सारे फ़ायदे नज़र आते हैं, ठीक है ना। तो ये यूपीआई को लेकर चर्चा की गई है। यूपीआई में कंटिन्यूअसली हम लोग इनोवेशन कर रहे हैं, नए नए इनोवेशंस, नए नए आविष्कार कर रहे हैं। आपको पता होगा रिसेंटली यहाँ पे 123 पे लेकर आया गया है ना। आपके पास में बटन वाला मोबाइल है तो आप उससे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नए नए इनोवेशंस लगातार यूपीआई के अंदर किए जा रहे हैं। तो ये सारे यूपीआई के बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। क्या होता है यूपीआई, ये भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब फटाफट हम लोग अपनी वोकैबलरीज़ को कवर कर लेते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो चुका है लेकिन इम्पॉर्टेंट था। तो आज की वोकैबलरीज़, सबसे पहला वोकैब है एपोजिट। ओपोजिट नहीं, एपोजिट। एपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त या फिर उचित, यानी सूटेबल या अप्रोप्रिएट। दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, दूसरा है डिलिनिएट या डिलिनिएशन। डिलिनिएशन मतलब यहाँ पर एक रिपोर्ट या फिर डिस्क्रिप्शन। फिर आता है कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू मतलब अंडरस्टैंड करना किसी चीज़ को या फिर अर्थ लगाना किसी चीज़ का। फिर आता है ग्रैपल विद। ग्रैपल विद मतलब आप कह सकते हो किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना और उससे डील करना। फिर आता है एक वर्ड फजेटिव। फजेटिव मतलब होता है भगौड़े। आपने सुना होगा इकोनॉमिक फजेटिव, मतलब हमारे पास एक्ट वगैरह है कि जो लोग कंट्री से पैसा लेके भाग जाते हैं, विजय माल्या वगैरह, इनके लिए फजेटिव वर्ड यूज़ किया जाता है। तो फजेटिव मतलब भगौड़े, ठीक है ना। तो ये वोकैब्स के बारे में भी आपको समझ में आ चुका है। अब फटाफट चलते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन की तरफ और फिर उसके बाद में एंड करते हैं अपने लेक्चर को। हालांकि एक आर्टिकल ये भी था, इसमें कुछ था नहीं कि यार देखो ट्रस्ट वोट जीत लिया है किसने। अब ये ट्रस्ट वोट जीता है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब ने। ट्रस्ट वोट का मतलब है कि ये कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं, इनके पास में सपोर्ट है प्रॉपरली एमएलए का, या आप लोग कह सकते हो इसी को हम लोग ट्रस्ट वोट बोलते हैं। नॉन कॉन्फिडेंस मतलब उनके पास में कोई सपोर्ट है नहीं, ये आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग पॉलिटी के अंदर इसके बारे में पढ़ोगे। नाउ अब बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के बारे में। तो 2019 का क्वेश्चन था, अटल इनोवेशन मिशन को सेटअप किया गया है किसके अंडर में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नीति आयोग के अंदर में इसको सेटअप किया गया था। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।